So, in the previous part of this lecture, we have discussed about the counter current mechanism. Okay, कैसे आपका क्या होता है, यूरिन का डाइल्यूशन होता है. ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को आप देखेंगे. मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी यूरिन के डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है तो दो जो आपके फैक्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्या है, आपका हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से बाहर जितना भी फ्लूइड है आपका उसका हाइपर ऑस्मोलर होना बहुत जरूरी है. और सेकेंड आपका क्या था, आपका एडीएच एक्शन, यानी कि एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है उसका एक्शन, क्योंकि अगर वो हार्मोन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो शायद जो ऑस्मोलैरिटी है उसे मेंटेन कर पाना आपका मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से हाइपर ऑस्मोलैरिटी को जनरेट किया जाता है, देन उसे कैसे मेंटेन किया जाता है. तो जनरेशन के हमने दो मैकेनिज्म देखे थे. पहला मैकेनिज्म क्या है आपका, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका जो भी आपका फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी मल्टीप्लाई होती चली जाती है. ठीक है, और कैसे होती है वो सारा डिटेल में हम कर चुके हैं. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए. और आज जो हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो क्या है आपका यूरिया साइकिल. ठीक है, अब ये यूरिया साइकिल आपकी बायोकेमिस्ट्री वाली नहीं है, ये यूरिया रीसाइकिल है बेसिकली, कि किस तरीके से यूरिया रीसाइकिल होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब यहाँ से हमारा ब्लड आता है, ऑब्वियसली ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होगा, बिकॉज बॉडी में इतनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई है तो यूरिया एंड प्रोडक्ट होता है ना, तो वो यहाँ से फिल्टर होके नीचे आया. ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो नेफ्रॉन का पार्ट है ये क्या है, इम्परमिएबल है फॉर यूरिया. ठीक है, यूरिया क्या है आपका, यहाँ से आपका रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता है, वापस ब्लड में जाने के कोई चांसेस नहीं है, हालांकि हम चाहते भी नहीं है. यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जाके एक्सक्रीट होना चाहिए, है ना. तो क्या होगा, देखो पूरा जो यहाँ से लेके जब फिल्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, आप जानते हो जब वो ट्रैवल करता है तो आयंस का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है ना, लेकिन यूरिया का मूवमेंट नहीं होता है. तो पूरे इस एरिया में जब यहाँ पे ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा, सपोज ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुंच चुका है, ये कौन सा पार्ट है आपका, कलेक्टिंग टिब्यूल. ठीक है, ये जब यहाँ पे पहुंचा ये फिल्ट्रेट तो क्या हुआ, इसमें आपका क्या था, वाटर तो बहुत कम था क्योंकि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन पहले बहुत बार हो चुका है ना, बहुत सारा अमाउंट रीअब्सॉर्ब हो चुका है, आयंस भी बहुत सारे रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं. तो इस फिल्ट्रेट में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उसे पूरे इस नेफ्रॉन में कहीं भी मौका नहीं मिला क्रॉस करने का, ट्यूब्यूल्स को क्रॉस करने का. लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट पे पहुंचती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी जो सेल्स होती हैं आपकी, ये आपकी यूरिया परमिएबल होती हैं. देखो लास्ट में जब इसको फिल्ट्रेट को फिल्टर होके सीधे आपका क्या करना है, यूरिन में जाके आपका बेसिकली मिक्स हो जाना है ब्लैडर में जाके, और तब देखो उससे पहले ही यूरिया को मौका मिलता है, ये हमारा यूरिया है. ठीक है, इसे मौका मिलता है कि ये इन सेल के थ्रू बाहर आपका आ सके. समझ रहे हैं इस बात को. ठीक है, यहाँ पे इसे मौका मिला तो कैसे आपका ये रिसाइकिल होगा, ये देखिए ये यूरिया था, यहाँ से आया. ठीक है, अब हुआ क्या, इसे यहाँ से हम हटा देते हैं. देखो जब ये यूरिया यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, अभी देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब यहाँ से फिल्ट्रेट आता है इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी डायरेक्टली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम जो सॉल्यूट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब होते चले जा रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी कम होती चली जा रही थी. ये पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं. तो यहाँ पे 300 था, यहाँ पे कहीं 200 ऑस्मोलैरिटी हो गई, आगे बढ़ते गए ऑस्मोलैरिटी फिर से कम होती गई, 100 हुई, 60 हुई. ठीक है, ऐसे करते करते आप नीचे पहुंचे. तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो ये यूरिया है ना, देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बाहर ये फ्लूइड होगा इसकी अपनी ऑस्मोलैरिटी होगी, विच इज अभी सपोज हम क्या करते हैं, हम इन सबको भूल जाते हैं. पहले क्या हुआ था, हमने क्या बोला कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था. तो सपोज ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी अभी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल ही है. ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ है, जब यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका होगा तो ऑस्मोलैरिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. बट अभी केवल इस पे फोकस करते हुए चलते हैं. सपोज अभी बाहर ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 ऑस्मोलैरिटी है. तो जैसे ही यूरिया अंदर एंटर करेगा, यूरिया इस फ्लूइड में आएगा, तो बताइए ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी,
यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट जैसे ही इस लिक्विड में मिलेगा, इस फ्लूइड में मिलेगा, तो क्या होता है बताओ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। मैंने बोला था जितना सॉल्यूट बढ़ते जाता है उतना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। तो ये सपोज ये 300 से अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, जब आपका यूरिया यहाँ पे आया तो ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, सपोज 400। मैं केवल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आपको केवल अज्यूम करना है ये, ठीक है। सपोज यहाँ 300 थी, बाहर से आपका जो लास्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है, यहाँ से यूरिया आपका यहाँ आया, उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 300 से 400 हो गई। इतना वेरिएशन आता नहीं है और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बता दूं मैं आपको। अब क्या होगा, देखो जो ये यूरिया यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया है ना, ये क्या करता है, डायरेक्टली इनमें एंट्री ले लेता है। देखो जो लूप है ना हमारा, ये लूप ऑफ हेनले, इसके थ्रू डायरेक्ट अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर एंट्री ले लेगा वापस। देखो यूरिया आपका वापस कहाँ आ गया, आपका यहाँ पे आ गया। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन अब क्या होगा बताओ, पहले यहाँ आया था तो ऑस्मोलैरिटी 300 से कितनी हो गई, 400 हो गई। फिर जो यहाँ से कहाँ चला गया, डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स के अंदर चला गया, वापस से ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब ये 300 ना होके सपोज कितनी हो गई, 325। तो क्या हुआ बताओ, यूरिया आया यहाँ से ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, नो डाउट इसने ऑस्मोलैरिटी को चेंज किया, लेकिन फिर से ये कहाँ एंट्री ले ली इसने, ट्यूब्यूल्स में। दोबारा ये यहाँ से होता हुआ आएगा, वापस ये साइकिल चलती रहेगी, बार बार ये चलती रहेगी। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि जो ये यूरिया था यहाँ से जो रीअब्सॉर्ब होके यहाँ आया था, कंप्लीटली यहाँ सिक्रीट नहीं हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रह गया। इसी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। पहले 300 से 400 नो डाउट हुआ था, लेकिन जब वापस ये यहाँ से सिक्रीट होके ट्यूब्यूल्स के अंदर गया तो 300 ना होके 325 रह गया। तो इसका मतलब यूरिया ने भी क्या किया, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया ना, चाहे 25 मिली ऑस्मोल ही बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया तो सही। तो ये था हमारा सेकेंड मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस हाइपर ऑस्मोलैरिटी। तो कैसे यूरिया हाइपर ऑस्मोलैरिटी कॉज करता है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को यूरिया ने बढ़ाया। यहाँ से यहाँ सिक्रेट हुआ, वापस से आएगा, वापस से यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा कुछ अमाउंट, कुछ आपका सॉरी हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से एक्सक्रीड भी होगा लेकिन एट द सेम टाइम रीअब्सॉर्ब भी होगा, और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो यूरिया भी आपका क्या करता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी को प्रोड्यूस करने में बेसिकली रोल प्ले करता है। तो दोनों मैकेनिज्म कवर हो गए। हाइपर ऑस्मोलैरिटी, बाहर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कैसे हाइपर ऑस्मोलर बना सकते हैं। पहला क्या था आपका, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो हमने बिल्कुल डिटेल में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और सेकेंड क्या है, यूरिया रिसाइक्लिंग। तो दोनों की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। इसकी वजह से कैसी बढ़ी आपने देखा, और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि ये ऑस्मोलैरिटी जो बाहर 300 हुआ करता था कैसे 1200 तक पहुंच गया, ऑस्मोलैरिटी कैसे पहुंची 1200 तक, किसकी वजह से, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, ये हम कवर कर चुके हैं। तो ये था आपका हाइपर ऑस्मोलैरिटी प्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि कैसे हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है, प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। बट एक बार जो ये बाहर आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपर ऑस्मोलर बनाया है, आपके नेफ्रॉन्स ने इतनी मेहनत करी है बाहर हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट करने में, तो अब उसे मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि बाहर जो फ्लूइड है यहाँ पे लगातार ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो जो इसमें कंपोनेंट बाहर गए हैं ना, ब्लड उसे अपने साथ लेके चला जाएगा। अगर सोचो यहाँ पे आपका चलो फ्लूइड आए, सपोज यहाँ हो, तो यूरिया यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड फ्लो किया और ये सारा यूरिया को अपने साथ लेके चला गया। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे हाइपर ये ऑस्मोलैरिटी में कुछ आपका चेंज आएगा, क्योंकि यूरिया तो चला गया है ना। वैसे ही यहाँ पे भी आपका थ्रू आउट जो आयनिक मूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आया था, अगर ब्लड ऐसे ही आए और सबको अपने साथ ले जाए तो ऑस्मोलैरिटी तो आपका क्या होगा, जो चेंज हुआ था वो रहेगा ही नहीं। और आप जानते हो ऑस्मोलैरिटी में अगर वेरिएशन नहीं होगी तो कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, और आयंस का मूवमेंट या आपका यहाँ से वाटर का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ना कि फाइनली जो यूरिन बने वो कैसी हो, आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो, बिकॉज हम नहीं चाहते, ना तो हम चाहते हैं कि ज्यादा वाटर का लॉस हो बॉडी से, ना ही ज्यादा आयंस का लॉस हो।
खाली आपके वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर जाए। यही रीजन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का 99% वापस आपका बॉडी में आ जाता है, केवल 1% ही आपका एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये था आपका क्या सेकेंड मैकेनिज्म जो कि आपका यूरिया रिसाइकिल है, जो कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है बाय वाजा रेक्टा। ओके, थैंक यू।